हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? कैसे चल रही है एग्जाम प्रिपरेशन आपकी? उम्मीद करता हूं बढ़िया ही चल रही होगी। अभी तक मैंने पूरी फिजिक्स की वीडियोज आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे मैंने अपलोड कर दी है। होप सो आपने देख भी लिया होगा। मैंने लास्ट क्लास अभी हेरिडिटी अपलोड किया है, उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेक कर लीजिए। और आज की क्लास में मैं आपको जो सबसे परेशान करता है चैप्टर आवर इन्वायरमेंट, कि लाइक क्या पढ़ें और क्या आ जाता है क्वेश्चन में, कैसे लिखेंगे, तो मैंने इस पूरे चैप्टर को केवल 10 क्वेश्चन में समराइज कर दिया है। और ये 10 क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो 2-3 सालों में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को सही से पढ़ लो, पूरा चैप्टर पढ़ने की बजाय बस ये आप 10 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो और कर लो। इसके बाद ये चैप्टर आपका पूरा प्रिपेयर है। और इनमें जो भी क्वेश्चन है मोस्ट चांसेस हैं आपके कि यही आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और कैसे आंसर लिखते हैं इस बात पे भी आप फोकस करना। चलो अब यहां ध्यान देना। पहला केस है आपका प्लांट, डियर, लायन। Plant, deer, lion. In the given food chain, what will be the impact of removing all the organism of second trophic level on the first and third trophic level? Will the impact be same the organism on the third trophic level in the above food chain if they were present in a food web? Justify. कहने का मतलब है आपका यहां पे एग्जैक्टली कि किसी भी फूड चेन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा अगर बीच से आप किसी एक ट्रॉफिक लेवल के सारे ऑर्गेनिज्म को क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे। तो इसका अगले वाले पे क्या पड़ेगा और इसके पिछले वाले ट्रॉफिक लेवल पे क्या असर पड़ेगा। इतनी बात समझ आ रही है? और यही थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे क्या फर्क पड़ेगा अगर ये फूड चेन ना होके क्या होगा, फूड वेब होगा। तो जस्टिफाई करना है। आंसर देखो कैसे लिखेंगे, ध्यान देना। पहले तो ये बताओगे फूड चेन आपकी क्या है, प्लांट, डियर और लायन। अब अगर आप यहां से सेकेंड ट्रॉफिक लेवल कौन आएगा आपका, डियर आएगा। डियर को अगर हटा दोगे तो डियर आपका क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है। और प्राइमरी कंज्यूमर है, इससे आप आइडिया क्या लगाओगे, इससे आइडिया लगाओगे कि इंपैक्ट ये पड़ेगा कि जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में प्लांट्स हैं उनकी पॉपुलेशन बढ़ने लगेगी, क्योंकि हर्बीवोरस पूरी ग्रास खा जाएंगे, प्लांट्स खा जाएंगे। जब वो ग्रेजिंग करना बंद कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आपकी ग्रास या प्लांट के नंबर क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। और यहाँ पे ये बात। अच्छा, दूसरा क्या होगा, दूसरा आपका जो थर्ड ट्रॉफिक लेवल लायन है इस पे क्या असर पड़ेगा। अब यहां पे इसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन करने लगेगी। कैसे? ऑब्वियस सी बात है भाई, फूड के चक्कर में। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर हर्बीवोरस ही नहीं होंगे तो जो आपका कार्निवोरस यानी लायन है थर्ड ट्रॉफिक लेवल, वो इन्हीं पे तो सरवाइव करता है। अब ये होंगे ही नहीं तो वो खाएगा किसको, यानी वो उसमें से पॉपुलेशन उसकी क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। इतनी बात समझ आ रही है? चलो इसके बाद आपका अब एक बात इसमें और पूछा था क्या कि अगर ये फूड वेब में हुआ, फूड चेन में ना होके किस में हुआ, फूड वेब में हुआ, तब क्या फर्क पड़ेगा। तब देखो, इन फूड वेब द इंपैक्ट ऑन द थर्ड ट्रॉपिक लेवल मे बी लेस सवेयर बिकॉज लायन कैन डिपेंड ऑन द प्रे एज अ फूड सोर्स। यानी अगर वो हर्बीवोरस को नहीं खाएगा तो किसी और को खा लेगा। तो फूड वेब का मतलब होता है जहां पे ब्रांच्ड होती हैं, जहां पे एक ट्रॉफिक लेवल किसी एक पर्टिकुलर पे डिपेंड ना होके किसी और पे भी मतलब लाइक सरवाइव कर सकता है। तो फूड वेब में लाइन पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर यही फूड चेन हुई तो ऊपर वाली ट्रॉफिक लेवल आपकी क्या होगी, डिक्लाइन करेगी। इतनी बात समझ आ रही है? चलो एक क्वेश्चन यहां पे और था, क्या था कि अ गैस एक्स विच इज डेडली पॉइजन is found at the higher level of atmosphere and perform a essential function. Name the gas and write the function performed by this gas in the atmosphere. Which chemical is linked to decrease in the level of this gas? What measures have been taken by an international organization to check the depletion of the layer containing this gas? इस पूरे क्वेश्चन का मतलब समझ लेना फटाफट। क्या है मतलब कि एक डेडली पॉइजन गैस है जो आपके एकदम हायर लेवल में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। आपको बताना है गैस का नाम और साथ साथ ये बताना है कि ये गैस आपके लिए कौन सा फंक्शन परफॉर्म करती है। इतनी बात समझ आई? ठीक है। इसके बाद आपको बताना है कि किस तरह का केमिकल सब्सटेंस है जिससे इसका लेवल आपके एटमॉस्फेयर में डिक्रीज करता जा रहा है और कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, क्या मेजर्स उनके थ्रू लिए जा रहे हैं, इसे कैसे रोका जाएगा।
इतनी बात समझ आई? चलो आंसर देखो क्या लिखोगे। आंसर लिखोगे कि जो गैस एक्स है वो क्या है आपकी, ओजोन है। वो क्या है आपकी, ओजोन है। और फंक्शन क्या परफॉर्म करती है, ये अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। कैसे? हार्मफुल यूवी रेज को एब्जॉर्ब करके। ये तो फंक्शन हो गया। केमिकल काजिंग डिप्लेशन, कौन सा केमिकल है जिसकी वजह से ये डिप्लेट कर रही है, इसकी कंसेंट्रेशन कम हो रही है, तो कौन सा है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मेजर्स ध्यान देना, मेजर्स में वो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कौन से स्टेप्स ले रही हैं, तो ध्यान रहे जो मॉनिटरी प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से हमने यहाँ पे कुछ पेज क्या किए हैं, अडॉप्ट किए हैं, जिससे कि प्रोडक्शन और यूज ऑफ ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस को क्या कर दें, जैसे CFC वगैरह है, इनको क्या कर दें, रोक दें, इनको मॉनिटर करें, इनकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा ना होने पाए। इतनी बात समझ आ रही है? चलो अब ध्यान देना, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन पे है। बायो मैग्निफिकेशन पे ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत बारी पूछा गया है ये। यूज ऑफ पेस्टिसाइड टू प्रोटेक्ट आवर क्रॉप अफेक्ट ऑर्गेनिज्म एंड वेरियस ट्रॉफिक लेवल स्पेशली ह्यूमन बीइंग्स। नेम द फेनोमेना इन्वॉल्व एंड एक्सप्लोजन, हाउ डज इट हैपन। इतनी बात समझ आई? ठीक है कि ऑब्वियसली भाई कि यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आप क्या करते हो, पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज करते हो अपनी क्रॉप वगैरह को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन इसमें एक फेनोमेना है जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारा हार्मफुल केमिकल्स वगैरह अलग अलग वेरियस लेवल पे ट्रैफिक के क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो पहली बात कि जो फेनोमेना इन्वॉल्व है वो है बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन होता कैसे है, तो एक्चुअली में क्या करते हो, pesticides are non-biodegradable and persist in environment. When sprayed on crops, they accumulate in the soil and waste bodies. यानी कहने का मतलब एग्जैक्टली आपको समझ आ गया होगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये बायोडिग्रेड नहीं होता है, ये नेचर में आपके पड़ा रहता है, जैसे ही स्प्रे करोगे ये वाटर बॉडीज और सॉइल में क्या हो जाएगा, एक्युमुलेट हो जाएगा। स्मॉल ऑर्गेनिज्म लाइक प्लैंकटन ingest these pesticides, a larger organism consume these smaller ones and the concentration of pesticides increases at each successive trophic level। यानी कहने का मतलब है जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म है जैसे प्लैंकटन वगैरह हो गए, ये इन पेस्टिसाइड्स वगैरह को इंजेक्ट कर जाते हैं, इसके बाद इनको अगला वाला ट्रॉफिक लेवल खाएगा, अगले वाले से अगला वाला, ऐसे हायर लेवल पे ये क्या होते जाएंगे, एक्युमुलेट होते जाएंगे। इतनी बात समझ आई? इसमें तीसरा पॉइंट, एट द टॉप ऑफ द फूड चेन ह्यूमन एंड लार्ज प्रीडेटर्स accumulate the highest level of these toxic substances leading to health issues such as nervous disorder, cancer and reproductive problems। कहने का मतलब यही है कि सबसे टॉप मोस्ट पे आपके ह्यूमंस आते हैं या फिर प्रीडेटर्स आते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा अमाउंट में ये क्या होता है, एक्युमुलेट होता है, जो बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स को क्या करता है, आपके लीड करता है। जैसे यहाँ पे नर्वस डिसऑर्डर हो सकता है यानी थिंकिंग प्रॉब्लम, कैंसर हो सकता है या रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स जनरेट हो सकती हैं। इतनी बात समझ आई? ठीक है, ये क्या था आपका बायोमैग्निफिकेशन था, ध्यान रखना है, ऐसे ही आंसर लिखना है। अगला है आपका नेम द टर्म यूज्ड for the material which cannot be broken down by biological processes, give two ways by which they harm various component of an ecosystem। तो ध्यान रहे आपको एग्जैक्टली यहाँ पे ये बताना है कि कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के थ्रू ये ब्रेक डाउन नहीं होती, और अगर ब्रेक डाउन नहीं होती तो ये इकोसिस्टम के अलग अलग कंपोनेंट को कैसे हार्म करता है, हार्म कैसे करता है, आंसर कैसे लिखना है, ध्यान दीजिएगा। The term used for the material that cannot be broken down by biological processes is non-biodegradable or persistent material। यानी कहने का मतलब है जिनको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल या फिर पर्सिस्टेंट मटेरियल बोलते हैं। इतनी बात समझ आई? चलो दो तरीके बताने हैं जिससे कि ये आपके वेरियस कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम को क्या करेगा, हार्म करेगा। तो पहला होता है पॉल्यूशन। Non-biodegradable substances accumulate in the environment, causing pollution of soil, water, and air. This can harm organism directly, like जैसे प्लास्टिक,
ingestion by marine animals or indirectly by affecting the quality of their habitat. एग्जैक्टली भाई अगर ये पानी वगैरह में चला गया है, एक्वाटिक एनिमल्स वगैरह ने प्लास्टिक वगैरह को क्या कर दिया, अगर डायरेक्टली इंजेस्ट कर लिया तो हो सकता है उनकी डेथ तक हो जाती है। और अगर ऐसा भी हो सकता है कि जो पर्टिकुलर हैबिटेट में इसकी क्वांटिटी बढ़ेगी उस हैबिटेट की क्वालिटी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद डिसरप्शन ऑफ फूड चेन। भाई डिसरप्शन ऑफ फूड चेन में क्या होगा, जैसे नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कैन इंटर द फूड चेन accumulating in organism at higher trophic level through biomagnification. This can lead to toxicity and disruption of food webs. इतनी बात समझ आई कि भाई अगर ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो ऑब्वियस सी बात है अगर ये फूड चेन में एंटर हो गया तो हर ट्रॉफिक लेवल पे इसका अमाउंट क्या होगा, बढ़ता जाएगा। एग्जैक्टली क्या होगा, बायोमैग्निफिकेशन होगा। ठीक है, जो एक बड़ी प्रॉब्लम को क्या करेगा, लीड करेगा। ये लिख लोगे तो क्वेश्चन नंबर 4 देखना, व्हाट आर डिकम्पोजर्स, लिस्ट 2 consequences of their absence in an ecosystem। भाई डिकम्पोजर्स क्या होते हैं और अगर ये नहीं होंगे तो आपके इकोसिस्टम में क्या प्रॉब्लम जनरेट होगी। तो कैसे आंसर लिखोगे, पहले तो डिकम्पोजर्स को डिफाइन करना कि डिकम्पोजर्स आर ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, फंगी एंड सर्टेन इंसेक्ट्स दैट ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिक मैटर। डेड ऑर्गेनिक मैटर में एग्जांपल के तौर पे प्लांट, एनिमल एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट into simpler substances. They play a crucial role in recycling nutrients in the ecosystem, ensuring the flow of energy and maintaining the balance of the environment। तो आप बात समझ गए होंगे, इसके बाद आप आंसर भी सही से लिख पाओगे कि ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं या इंसेक्ट्स होते हैं, फंगी होते हैं जो बहुत सारे सब्सटेंसेज को, यानी जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हैं उनको ब्रेक डाउन करके उनको रिसाइकल करते हैं, जैसे एनिमल, प्लांट और बाकी वेस्ट वगैरह, है ना। और साथ साथ ये बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करते हैं इकोसिस्टम में, जिनकी वजह से साइकिल चलता रहता है। अब अगर ये भाई नहीं होंगे तो क्या कंसेक्वेंसेज होंगे, पहला तो होगा एक्यूमुलेशन ऑफ डेड मैटर्स। ऑब्वियस सी बात है अगर ये एनिमल वगैरह या डेड प्लांट वगैरह को डिकम्पोज करके वापस से इसे क्या करते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट मतलब लाइक सॉइल में मिक्स कर देते हैं, भाई फिर से वापस कर देते हैं, साइकिल में कंटिन्यू कर देते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये डेड मैटर आपका क्या होगा, बहुत ज्यादा इकट्ठा होगा इन्वायरमेंट में और बहुत ज्यादा पोल्यूशन फैलेगा। दूसरा क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कैसे होगी, अब्सेंस ऑफ डिकम्पोजर would disrupt the nutrient cycle। कैसे, ध्यान देना, leading to a shortage of essential nutrients like nitrogen, phosphorus and carbon which are required for plant and animal growth। यानी कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे प्लांट डेड हो गया तो उसे ये डिकम्पोज करके सॉइल में कन्वर्ट कर देते हैं, आपके नाइट्रेट हो गए, फास्फाइड हो गया, ऐसे सल्फर हो गया, ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेज को ये बार बार डिकम्पोज करके सॉइल में ऐड करते हैं, जिससे सॉइल इन चीजों से रिच हो जाती है और वापस से जब प्लांट्स को इन चीजों की जरूरत पड़ती है तो वो पानी के साथ डिजॉल्व करके इसे ले लेता है। लेकिन ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब ये डिकम्पोजर्स उन चीजों को डिकम्पोज करके वापस रिसाइकल करते रहेंगे। इतनी बात समझ आई। चलो अगला क्वेश्चन है आपका, differentiate between biodegradable and non-biodegradable wastage। We generate a lot of non-biodegradable wastage in our daily life. Write any 2 harmful effects caused by these waste if not disposed of properly। यानी आपका अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज या बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज हम बहुत ज्यादा जनरेट करते रहते हैं और अगर हम इन्हें सही से डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगे तो इनके क्या हार्मफुल इफेक्ट आपके इन्वायरमेंट में पड़ेंगे, यही आपको क्या करना है, समझाना है इसमें। तो पहले तो इनको डिफरेंशिएट कर देना कि बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज क्या होते हैं। आपको सबको पता है, बहुत आसान सा काम है, लेकिन लिखना सही से भाई, क्योंकि सब लोग एकदम ना नॉर्मल बच्चों की तरह आंसर लिख के आते हो फिर नंबर नहीं मिलता। तो बच्चों जैसा आंसर नहीं लिखना है, लिख देना इससे पहले कि दिस वेस्टेज कैन बी ब्रोकन डाउन नॉट यूरली बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज। जैसे वेजिटेबल पील हो गया, पेपर हो गया और कॉटन हो गया, ये ऐसे सब्सटेंसेज हैं जिनको नेचुरली, ध्यान रखना, जिनको हम क्या कर सकते हैं, नेचुरली ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं, यानी सिंपल केमिकल रिएक्शंस वगैरह के थ्रू। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज क्या होते हैं, ये वो वेस्टेज होते हैं जिनको हम नेचुरली ब्रेक डाउन नहीं कर सकते
और ना होते हैं। अगर नेचुरली ब्रेकडाउन नहीं होते माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह से, ये परसिस्टेंट होते हैं, परसिस्ट होते हैं इन्वायरमेंट में, यानी लॉन्ग टाइम के लिए बने रहते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे प्लास्टिक, मेटल और ग्लास। और अगर ऐसा होता है, ये तो आपने क्या बता दिया, डिफरेंसेस बता दिया, इनमें हार्मफुल इफेक्ट बता दो। पहला हार्मफुल इफेक्ट इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होगा। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज लाइक प्लास्टिक एंड मेटल्स एक्युमुलेट इन लैंडफिल लीडिंग टू सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन। ये बात तो आपको सबको पता है। हेल्थ हजार्ड में क्या होगा भाई, improper disposal of non-biodegradable waste can release toxic chemical affecting human and animal health. For example, burning plastic release harmful gases like dioxin. इतनी बात समझ आ रही है, क्लियर हो सारे, ठीक है। तो ये ऐसे करना है आपको। चलो अगला ध्यान देना, अगला क्वेश्चन क्या है, स्टडी द पिक्चर गिवन बिलो शोइंग 3 फूड चेन ए, बी एंड सी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्या है, नेम द टाइप ऑफ इकोसिस्टम दैट एग्जिस्ट इन फूड चेन बी एंड सी। बी एंड सी में किस तरह की फूड चेन है, पहले तो ये बता दो। तो पहला आंसर कर दो भाई कि दिस फूड चेन रिप्रेजेंट ग्रासलैंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। इट स्टार्ट विद ग्रास एज द प्रोड्यूसर, फॉलोड बाय ग्रासहोपर, फ्रॉग, स्नेक एंड फाइनली एंड ईगल। ये तो बात बी की हो गई, आपको देख के समझ भी आ गया यहाँ पे कि ये प्लांट से स्टार्ट हुई, इंसेक्ट से, फ्रॉग से, स्नेक से और फिर ईगल पे खत्म हुई। अच्छा यहां पे ध्यान देना। इसके बाद आपका जो है दूसरा वाला क्वेश्चन क्या था, इसमें दूसरा क्वेश्चन था आपका द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन ऑल फूड चेन आर प्रोड्यूसर्स। वाई, ऐसा बताना है। व्हाट परसेंटेज ऑफ सोलर एनर्जी डू दीज प्रोड्यूसर्स कैप्चर फॉर दियर यूज। यानी प्लांट्स कितनी एनर्जी कैप्चर करता है, ठीक है, सन से, और अपने यूज में कितना खर्च करता है और आगे कितना ट्रांसफर करता है। कुछ ऐसी ही बातें हैं, ध्यान रखना। अगर यहां पे हम बात करें, दूसरा वाला आपका वैसे सी नहीं आंसर किया आपने। दिस फूड चेन रिप्रेजेंट एन एक्वेटिक इकोसिस्टम लाइक फ्रेश वाटर। इट स्टार्ट विद एल्गी या फाइटोप्लैंक्टन, ये प्लांट है, ध्यान रहे, एज प्रोड्यूसर, फॉलोड बाय स्कॉर्पियन, फिश, फाइनली क्रेन और हिरोन। ठीक है, इसमें खत्म हो रहा है। ये तो आपको क्या बताना था, सी वाला फूड चेन बताना था। ये क्रेन है, इतनी बात समझ आई। चलो ये फाइटोप्लैंक्टन नाम आपके लिए नया होगा, लेकिन ये क्या है, प्लांट है, ठीक है। अब ध्यान देना, इसके बाद आपका यहां पे है तीसरा वाला, वाई आर द एरोज शोन इन द डायग्राम इज वन डायरेक्शन ओनली एंड नॉट वाइस वर्सा, जस्टिफाई। यानी कहने का मतलब ये सारे एरो आप देख रहे हो ऊपर की तरफ है, क्या नीचे की तरफ भी ये पॉसिबल है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे एनर्जी का फ्लो क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, यही आपको लिखना है। तो आप थर्ड वाले में लिखना, एग्जांपल देके एक्सप्लेन करना है, एक नंबर के चक्कर में छोड़ मत देना, ठीक है। तो बताओगे यहाँ पे क्या बताओगे कि एरोज इन अ फूड चेन डायग्राम रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ एनर्जी। पहली बात तो ये हो गई। एरो पॉइंट फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म बीइंग कंज्यूम टू ऑर्गेनिज्म कंज्यूमिंग इट, मतलब कौन कंज्यूम हो रहा है और कौन कंज्यूम कर रहा है इसको, इस तरह से एरो दिखाया जाता है। एनर्जी फ्लो इन वन वे डायरेक्शन थ्रू एन इकोसिस्टम। फॉर एग्जाम्पल इन अ फूड चेन कंसिडर कर लेते हैं, एरो पॉइंट फ्रॉम द प्लांट टू डियर बिकॉज डियर कंज्यूम द प्लांट फॉर एनर्जी। यानी हमेशा एनर्जी की डायरेक्शन किधर से चलेगी, प्लांट से डियर की तरफ चलेगी, उल्टा नहीं आएगी कभी भी। The arrow does not point in the opposite direction because energy does not flow from the deer back to plants. Energy lost as heat each trophic level, so it cannot be recycled back to the previous level in the same way. बात समझ आई? यहाँ 10% ला आप लोगों को पता होगा कि हर एक ऑर्गेनिज्म 90% एनर्जी अपने डेली प्रोसेसेज में खत्म कर देता है, सरवाइव रहने में, जिंदा रहने में। 10% एनर्जी को नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के लिए बचा के रखता है या अगले वाले में ट्रांसफर होती है। इतनी बात क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन है आपका, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। पहला, फूड वेब इज मोर स्टेबल देन अ फूड चेन इन एन इकोसिस्टम। फूड वेब ज्यादा स्टेबल होता है फूड चेन के कंपेयर में, कैसे समझाओगे? तो समझाओ भाई, यहां पे आंसर क्या बताओगे? अ फूड वेब कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स।
it is more stable than food chain because in a food web, if one organism or species is affected or removed, the energy flow can continue through the alternative pathway. ऑब्वियस सी बात है, यहां से अगर एक पार्टिकुलर बीच में से कोई लेवल खत्म हो जाता है, कोई पर्टिकुलर स्पेसीज खत्म हो जाती है, तो आगे वाली फूड चेन डिस्टर्ब नहीं होती है, वो दूसरे पाथवे से होके कंटिन्यू हो जाती है। लेकिन अगर फूड चेन की बात हुई तो ये क्या है, लीनियर है, डिपेंडेंट है हर सिंगल पाथवे पे। तो अगर लिंक में से कोई एक ब्रोकन होता है तो पूरी इंटायर चेन डिसरप्ट होगी, ऊपर वाले सारे फिनिश हो जाएंगे, उनका सर्वाइवल पॉसिबल है ही नहीं। चलो अब यहां ध्यान देना, दूसरा क्या है, अ फूड चेन शुड नॉट हैव मोर देन 4 to 5 ट्रॉफिक लेवल, यानी किसी भी फूड चेन में 5 ट्रॉफिक लेवल पॉसिबल नहीं है, यानी 4th से 5th पे नहीं जाता, केवल 4 ट्रॉफिक लेवल है। तो ऐसा क्यों है, 4 कह रहा हूं, 3 केवल है, 4 तक नहीं जाता, कैसे, यहां पे बिकॉज ईच ट्रॉफिक लेवल देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी एट हीट ड्यूरिंग एनर्जी ट्रांसफर, यानी हर ट्रॉफिक लेवल में, जैसा कि मैंने आपको 10% ला बताया कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो भी एनर्जी उसे मिलती है उसका 90% एनर्जी वो खर्च कर देता है, बची हुई 10% एनर्जी अगले ट्रॉफिक लेवल पे जाती है। तो यहां पे अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट्स एनर्जी लेके अगले वाले को, हर्बीवोरस अगले वाले को और उसके वाला अगले वाले को, यानी हर ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी का अमाउंट क्या होता जाता है, कम होता जाता है। ठीक है, तो यही आपको बताना है कि विद इंक्रीजिंग द ट्रॉफिक लेवल द एनर्जी अवेलेबल बिकम इनसफिशिएंट टू सपोर्ट हायर ट्रॉफिक लेवल्स, एज अ रिजल्ट फूड चेन आर लिमिटेड टू अ मैक्सिमम ऑफ 4 to 5 लेवल्स टू मेंटेन एनर्जी बैलेंस। इसके बाद आगे कंटिन्यू नहीं हो सकता, इतनी एनर्जी बचती ही नहीं कि आगे भी कोई ट्रॉफिक लेवल या कोई पर्टिकुलर स्पेसीज उसके ऊपर भी सरवाइव कर सके। इतनी बात समझ आ रही है। चलो अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाई डज किचन गार्डन कॉल्ड एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम व्हाइल अ फॉरेस्ट कंसीडर्ड टू बी अ नेचुरल इकोसिस्टम, ये बताना है। ठीक है, अगर ये बताना है तो पहले इसका आंसर देख लो। किचन गार्डन क्या है, मैन मेड इकोसिस्टम है, नॉट सस्टेनेबल है, ये अपने आप नहीं चल सकता, ये आपको चलाना पड़ता है। फॉरेस्ट क्या है, इकोसिस्टम मेंटेन्ड बाय नेचर है, यानी सेल्फ सस्टेनेबल है, वहां आपके हस्तक्षेप की कोई जरूरत नहीं है, आपके इंटरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, वो अपने आप चलता रहेगा, वो कंप्लीट है, वहां सारे कंपोनेंट मौजूद है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, while designing an artificial ecosystem at home, write any 2 things to be kept in mind to convert it into a sustainable system, give reason to justify your answer। तो भाई अगर आप बना रहे हो कोई इकोसिस्टम तो आप उसे सेल्फ सस्टेनेबल कैसे बनाओगे, इस बात पे आपको थोड़ा जस्टिफाई करना है। कैसे लिखोगे, a jar containing water can provide oxygen through a pump add a few aquatic plant and animal to make it self-sustaining system। ऑब्वियस सी बात है भाई, आप कितना पानी बदल लोगे, कितना ऑक्सीजन वहां मेंटेन करोगे, तो पॉसिबल नहीं होता। तो आप क्या करोगे, एक पंप तो आप ऐड करोगे ही जिससे कि वो ऑक्सीजन सप्लाई वहां पे मेंटेन रखे, लेकिन साथ साथ आप क्या करोगे, कुछ एक्वाटिक प्लांट्स वगैरह और एनिमल्स वगैरह डाल दोगे जिससे कि सिस्टम सेल्फ सस्टेनेबल हो जाए, कि प्लांट्स वो सारी चीजें आपकी पूरी करती रहे जो आप बाहर से आर्टिफिशियल तरीके से पूरी करोगे। ठीक है, जस्टिफिकेशन में ऑक्सीजन इज रिप्लेनिश्ड कंटिन्यूअसली, भाई प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस करेगा, ऑक्सीजन सप्लाई करता रहेगा, पानी में बना रहेगा और आपका जो भी एनिमल वगैरह उसमें है उसे मिलती रहेगी। एक्वाटिक प्लांट्स सर्व एज फूड, एक्वाटिक प्लांट्स ऑब्वियस सी बात है वहां प्रोड्यूसर्स का काम करेगा, उसे खाना बना के देता रहेगा। चलो यहां पे क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फूड चेन ऑफ 4 ट्रॉफिक लेवल कंप्राइजिंग द फॉलोइंग हॉक, स्नेक एंड प्लांट एंड रैट। अब यहां पे क्या कह रहा है, ध्यान देना, आपसे कह रहा है प्लांट बनाना है ना, इसे अरेंज करना है, तो सबसे पहले आपका प्लांट प्रोड्यूसर आ जाएगा, प्लांट के बाद रैट आ जाएगा, रैट के बाद स्नेक आ जाएगा, इसके बाद हॉक्स आ जाएगा। इतनी बात समझ आई। ठीक है, तो इसे अरेंज करना था, कर लिया आपने। अब यहां पे ये वाला क्वेश्चन देखना, 20,000 of energy was transferred by the producer to organism of the second trophic level. Calculate the amount of energy that will transferred by the organism of the third trophic level to the organism to the fourth trophic level. यानी थर्ड ट्रॉफिक लेवल वाला फोर्थ ट्रॉफिक लेवल को कितनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा। तो आंसर लिखना है आपको, क्या लिखोगे, एनर्जी अवेलेबल टू द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल कितनी है,
20,000। एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेकंड टू थर्ड ट्रॉफिक लेवल कितनी हो जाएगी 2000। इसी का कितना 10%, कितना 10%, एक एक जीरो कम करते जाना, बात समझ आ रही है। 10% तो कितना हो जाएगी 2000। एनर्जी ट्रांसफर टू थर्ड टू फोर्थ ट्रॉफिक लेवल कितनी हो जाएगी 200 जूल। यहां से एक जीरो और कम कर देना, यानी इसका 10% आगे वाले को क्या होगा ट्रांसफर होगा। इतनी बात क्लियर है, समझ आया। चलो अगला क्वेश्चन ध्यान देना। अगला है आपका ओजोन ऑल्दो अ डेडली पॉइजन परफॉर्म एन इसेंशियल फंक्शन फॉर द अर्थ एंड इट्स इनहैबिटेंट्स एक्सप्लेन। यानी इतनी डेडली पॉइजनस गैस होने के बाद भी अर्थ के लिए ये वरदान की तरह है, बहुत इसेंशियल फंक्शन परफॉर्म करती है। कैसे जस्टिफाई करोगे, एक्सप्लेन करोगे? तो बताओगे कि इट शील्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फ्रॉम द सन। यानी इस तरह से तो ये क्या है, आपको मतलब लाइक प्रोटेक्ट करती है, इसेंशियल फंक्शन करती है। रेडिएशंस आर हाईली डैमेजिंग एज दे मे काज स्किन कैंसर इन द ह्यूमन बींग्स। यानी ये जो यूवी रेज एब्जॉर्ब करती है और तक नहीं आने देती, अगर पहुंच जाता तो ये बहुत ही ज्यादा मतलब लाइक हार्मफुल है। ये आपकी स्किन कैंसर्स को क्या करती है, लीड करती है ह्यूमन बींग्स में। ये बात समझ आई। चल एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है ओजोन में, थोड़ा सा मतलब बदलेगा और आपको परेशान नहीं होना है। क्या बताएगा कि हाउ इज ओजोन फॉर्म्ड इन द हायर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर, डैमेज टू द ओजोन लेयर इज अ कॉज ऑफ कंसर्न, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। पहले तो ऊपर वाला बनता कैसे है, तो आप या तो ऐसे लिख दो कि यूवी रेडिएशन एक्ट ऑन द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 एंड द स्प्लिट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इनटू फ्री नैसेंट ऑक्सीजन। यानी आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि O2, और अगर यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे यूवी रेज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पे पड़ रहा है, यहाँ पे यूवी रेज बना देना, यहाँ लिख देना O+O, ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाएगा। इसके बाद दीज फ्री ऑक्सीजन एटम कंबाइंड विद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2, O2 से ये नेसेंट ऑक्सीजन आपका क्या होगा, कंबाइन होके क्या बनाएगा, O3 बनाएगा, ठीक है। और डैमेज टू द ओजोन लेयर, ये जो काज ऑफ कंसर्न है ना, ये क्या है कि यूवी रेडिएशन रीच द अर्थ एंड काज द हार्मफुल इफेक्ट लाइक स्किन कैंसर इन ह्यूमन बीइंग। इतनी बात समझ आई, क्लियर हो सारे, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन थे, इन्हें सही से पढ़ लो और जैसे मैंने लिखा था बिल्कुल ऐसे ही आप पॉइंट में और थोड़ा कंसेप्ट वगैरह क्लियर रखिएगा, ठीक है। कुछ पॉइंट्स वगैरह थोड़ा इसमें हाईलाइट करिएगा। पेन अगर आप ब्लैक एंड ब्लू यूज करते हो तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा बहुत चेंज करके इन पॉइंट्स को हाईलाइट जरूर करना जो थोड़े क्वेश्चन में आपके पूछे जा रहे हैं। जैसा कि मैंने अपने स्लाइड्स में जगह जगह पे चीजों को हाईलाइट करके दिखाया है, तो आप उन्हें थोड़ा केयरफुली वॉच करना और ऐसी ही प्रेजेंटेशन रखना एग्जाम में, डेफिनेटली आपके फुल मार्क्स आएंगे। इतनी बात समझ आई। चलो तो आप इन्हें देख के खत्म करिए, मैं बाकी आगे की अब वीडियो अपलोड करता हूं, ठीक। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।